नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर है हम, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से करेंगे। राज्यसभा के लिए कल नामांकन कर सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार को बीजेपी का सीएम मिलने की संभावना। नीतीश के बेटे निशांत बन सकते हैं डिप्टी सीएम। श्रीलंकाई तट के पास ईरानी जहाज पर सबमरीन से हमला, 101 लोग लापता, 78 घायल। श्रीलंकन नेवी ने किया रेस्क्यू, सर्च ऑपरेशन जारी। आईआरजीसी के स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट हेड रहमान मकदम की मौत। 2024 में ट्रंप पर हुए हमले में रहमान का हाथ होने का दावा। आईआरजीसी के ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से की बमबारी। इजराइल का ईरान में सीक्रेट न्यूक्लियर हेडक्वार्टर तबाह होने का दावा। अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोस्तबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। 88 सदस्यों की असेंबली में मोस्तबा को मिले 54 वोट। ईरान युद्ध में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूएस ईरान जंग बढ़ने से कच्चे तेल में उबाल, पौने 2 साल की ऊंचाई पर भाव, $85 के पार निकला ब्रेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को देगी कवर। क्रूड और डॉलर इंडेक्स में उछाल से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले भाव 1% गिरकर $92.30 तक फिसला। जानकारों के मुताबिक बाजार को करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने की आशंका। पश्चिम एशिया संकट से बाजार में कोहराम, निफ्टी 6 महीने के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली, आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। मेटल, तेल, गैस, रियलिटी शेयरों में बिकवाली। वेस्ट एशिया में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। दुबई, जेद्दाह से लौटे भारतीय और भारतीयों को 58 विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाएगी सरकार। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग भीषण होती जा रही है। पिछले 5 दिनों से इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर भयानक बमबारी की है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया है जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला था। वहीं अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोस्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। इस बीच खबर है कि श्रीलंका के तट के पास ईरानी जहाज पर सबमरीन से हमला हुआ है, जिसमें 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 78 घायल है। श्रीलंकन नेवी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी के स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट हेड रहमान मकदम की मौत हो गई है। आईआरजीसी के ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमबारी की। इस बीच ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से होगा। वहीं दूसरी तरफ पास के खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान ने दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास ड्रोन अटैक किया। अबू धाबी, दोहा में भी देर रात धमाके सुने गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग कितने दिन चलेगी, कुछ भी कायस लगाना मुश्किल है। ट्रंप ने ऐसे 1 महीने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ईरान जिस तरफ फूक फूक कर कदम रख रहा है, वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं।
पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है, असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। तो वेस्ट एशियाई में जंग तेजी से फैल रही है। इजराइल जहां लेबनान ईरान में हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजराइल समेत कई खाड़ी देशों को टारगेट बना रहा है। खाड़ी में मानो नया वॉर फ्रंट बन गया है। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। एरबिल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है, उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोल्डन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूएस ईरान जंग, फंस गए ट्रंप। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब एक नजर डालते हैं आज के बाजार के हाल पर। पश्चिम एशिया संकट से बाजार में कोहराम मच गया है। निफ्टी 6 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ने मोड़ ले लिया है, उसका सीधा इंपैक्ट आज हमें अपने भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग की बात करी जाए तो करीबन 2% का डाउनसाइड यहां पे देखने को मिला है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, हर जगह जो बेयर्स का मोड था इस टाइम पे हावी होता हुआ दिखाई पड़ा है। एक बार सेक्टोरल इंडेक्स में आपके सामने लेके आती हूँ, पिक्चर वहां से आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आज देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे सेक्टर्स में जो प्रेशर है वो अपने हायर नोट पे ही रहा है इस टाइम पे। देखिए, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, रियलिटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और क्या कुछ नहीं, यहाँ पे केवल बिकवाली का जो साया है वो हावी होता हुआ नजर आया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे देखा जाए तो आइए बात करते हैं कि निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जहां पे आज हमें बढ़त देखने को मिली है। कोल इंडिया, यहाँ पे 2% की तेजी रही है। यहाँ पे न्यूज आई थी, न्यूज के बाद ये जो इजाफा है वो देखा गया है। भारतीय एयरटेल और साथ में इन्फोसिस आज एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखिए नंबर कितना बड़ा है गिरावट का। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये सारे के सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते यहाँ पे अपना जो दमखम है वो खोता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा देखिए, सेक्टर काफी दिनों से फोकस में है, ऑयल एंड गैस, बिकॉज यहाँ पे हमें सीधा सीधा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता है जिस तरीके से क्रूड का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है। क्रूड का हम रेट देख रहे हैं कि $80 के जो पार है वो पहुंच गया है और वही इंपैक्ट हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे भी जो इंपैक्ट है वो हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। शुगर शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज जो इस टाइम पे क्रूड का भाव है वो तेजी पकड़ ली है। इथेनॉल की जो बातें चल रही है पूरे मार्केट में, डोमेस्टिक प्राइसेस और जो ग्लोबल प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं पैरिटी में आ गए हैं और उसके आने के चलते जो हमारी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसका सीधा फायदा हमें शुगर कंपनीज को आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, जो बढ़त है कितनी तेजी से बढ़ी है। द्वारिकेश शुगर करीबन 10% का इजाफा, श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी और बाकी के जो शुगर स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छी खासी मिठास आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम बात करें पूरे मार्केट सेटअप की तो जो गहराई है वो काफी ज्यादा गहराती हुई नजर पड़ी है। तो वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की आंच भारत पर पड़ने लगी है। खासकर क्रूड और एलएनजी सप्लाई में दिक्कतों का असर कई कंपनियों पर दिख रहा है। पूरी डिटेल बता रही है नुपुर जैन कुनिया। कतर से जो खबर आई है एलएनजी प्रोडक्शन पे, जो प्रोडक्शन है उस पर रोक लगाई गई है, उसके सप्लाई का इम्पैक्ट जो है आज स्टॉक्स में भी नज़र आ रहा है। देखें तो 40 से 50% एलएनजी की सप्लाई जो है वो कतर से ही आती है इंडिया में। तो एक बड़ा इम्पैक्ट और नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स में सबसे ऊपर, जैसे कि आपने बताया, आज सबसे बड़ा लूजर पेट्रोनेट एलएनजी ही है। करीबन 9% की कमजोरी दिखेगी। सीधा सीधा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स पर 50% जो है सप्लाई वो कतर से आती है, तो एक नेगेटिव न्यूज़। गेल के भी वॉल्यूम्स पर असर दिखेगा, जो ट्रांसमिशन के वॉल्यूम से वहां पर भी इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। गुजरात गैस एक दूसरा स्टॉक है जहां पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 70% इसकी भी जो सप्लाई है एलएनजी की वो कतर से ही आती है। और इनफैक्ट गुजरात गैस ने तो इंडस्ट्रियल अपने कस्टमर्स को कहा भी है कि आपकी जो लिमिट है उसका 50% ही अब वो सप्लाई कर पाएगा 31 मार्च तक। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़, इस एलएनजी की जो नेगेटिव न्यूज़ है इसके चलते इन स्टॉक्स पर भी फोकस बना हुआ है, क्योंकि यूरिया बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो 60% एलएनजी है उसका इंपोर्ट भी कतर से ही होता है। तो फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ सिरेमिक के स्टॉक्स इस पर भी नज़र बनी हुई है, नेगेटिव ही खबर आती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ कतार एनर्जी, यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन यहाँ पर भी रोक दिया है। प्राइसेस करीबन 4% बढ़ते हुए दिखे थे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 9% जो ग्लोबल सप्लाई है एल्यूमिनियम की वो वेस्ट एशिया से ही आती है। प्राइस हाइक, प्राइस एक पीक पर आते हुए नजर आए तो बेनिफिट यहाँ पे वेदांता, हिंडाल्को और नैल्को पे नजर आता है। पॉजिटिव प्राइस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नैल्को आज पॉजिटिव में भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जब से ये वॉर का जो पूरा दौर शुरू हुआ है उसके बाद देखें तो क्रूड करीबन 15% भागा है। ओएमसीज, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, इन पर असर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ ओएनजीसी, पॉजिटिव खबर यहाँ, पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और रिलायंस दूसरा एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो डीजल के रिफाइनिंग मार्जिन है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। एविएशन यहाँ पर भी नजर बनी हुई है।
लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। ETF के प्राइसेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिगो की करीबन 20%, स्पाइस जेट की 32% और एयर इंडिया के देखें तो 40% से ज़्यादा कैपेसिटी पर असर दिखा है। अब L&T ये स्टॉक भी आज फोकस में, क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसमें से 19% जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में नजर आ रहा है। VATech वाबक देखें तो 30 से 40%, BLS इंटरनेशनल 42%, KRBL पे देखें तो 60% जो है एक्सपोजर वो मिडल ईस्ट से। लास्ट में पॉलीमर और PVC के भाव देखें तो वहाँ पर भी 5 से 6% की बढ़त है। नेगेटिव खबर होती है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स जैसी कंपनीज के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये प्राइस हाइक जो है, जो प्राइस बढ़ी है PVC की, उसका बेनिफिट सीधा जाता है रिलायंस, DCM, श्रीराम में। और इसके चलते जो पूरा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, केमिकल स्टॉक्स भी पीछे नहीं है नेगेटिव न्यूज़ में। आपको बता दें, वेस्ट एशिया में टेंशन से एनर्जी मार्केट में हड़कंप है। इस वक्त सबसे चर्चे में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जिससे कच्चे तेल में उबाल आ गया है। इंश्योरेंस लागत में भी उछाल आ रहा है। भारत के लिए ये स्ट्रेट एनर्जी लाइफलाइन है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों है इतना महत्वपूर्ण, समझा रही है कंचन नौटियाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि ईरान और ओमान के बीच का काफी एक स्ट्रैटेजिक रूट है। यहाँ से अगर हम ग्लोबली बात करें तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल इंपोर्ट है इसी रास्ते से होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात भी करी जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमें इसी रास्ते से होता हुआ दिखाई देता है। डायरेक्टली मैप के ऊपर आऊंगी, देखिए ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये हो गया है बंद, जिसके चलते बाकी जगह आप ट्रैफिक देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, जो कि पहले यहाँ से बहुत इजीली हमें कवर होता हुआ दिखाई देता था। डायमेंशन की बात करी जाए तो साइज इसका करीबन 30 मील चौड़ा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% सप्लाई इसी रूट से होता है, यानी कि पर डे में इसे कन्वर्ट करा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ बैरल ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल ऑयल सप्लाई का इंडिया 85 to 88% इंपोर्ट करता है, और हॉर्मज से जो इंपोर्ट होता है वो है करीबन 50%, यानी कि कितना लार्ज शेयर यहीं से हमें इंपोर्ट होता हुआ दिखता है। अब इंडिया की ही नहीं बल्कि बाकी की जो गल्फ कंट्रीज है वो भी इसी रास्ते से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो करती है। कतर की बात करी जाए तो LNG, LPG और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। अब सप्लाई जो है वो काफी बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसके चलते प्राइस हाइक हमें जो है काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट की बात करी जाए तो $80 के ऊपर जो है हमें कच्चे तेल का दाम निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये काफी बड़ा जो स्ट्रैटेजिक रूट है, काफी स्ट्रैटेजिक रूट है। हॉर्मोज बंद होने से जो शिपिंग की रफ्तार है वो हमने मैप में देख ही ली है कि किस तरीके से रुक गई है। कई सारे टैंकर्स हमें यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। अब इंडिया के पास एक दूसरा रूट भी है, उसको एक होप वाला रूट माना जा रहा है, उसका नाम है केप ऑफ गुड्स। आप देखेंगे कि जो सप्लाई पहले डायरेक्टली यहां से होती थी, अब उसको कितना ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, कितना ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को एक होप के नाम पे ही माना गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके इंडिया के पास 2-4 कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी होगी। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भारत अपने ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो US, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से खरीदे। साथ ही हॉर्मोज की जगह जो शिप है वो अफ्रीका से दक्षिण सिरे से आए, तो ही जाके ये चीज जो है हमारे लिए पॉसिबल होगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है तो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी हमें आसमान छूता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि इसको पार करने के लिए हमने देखा कि रूट कितना बड़ा लेना पड़ रहा है। करीब करीब 6000 से लेके 10,000 नॉटिकल मील का हमें ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इसमें डिलीवरी टाइम जो है वो भी 2 से 4 हफ्ते बढ़ जा रहा है। डिलीवरी टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट की मैंने बात कर ली, एक बार आपको मैप करके दिखा देती हूँ डायरेक्टली। पर डे का जो लगता है वो अभी एवरेज 30,000 से लेके $80,000 का है। इसे मल्टीप्लाई करें 15 दिन से तो $4.5 लाख का आता है। वहीं 20 दिन का माने तो $16 लाख का जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। तो पश्चिम एशिया की जंग के चलते एविएशन सेक्टर पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उड़ानों पर असर पड़ा है तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है। इंडिगो का शेयर आज 4% नीचे रहा है। मेरी सहयोगी विनी से समझते हैं कि इस संकट को ब्रोकरेज किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल, तो एविएशन स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स, ट्रैवल स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स फोकस में है। एक्चुअली डिक्लाइन देख रहे हैं स्पेसिफिकली ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जब से शुरू हुए, और स्पेसिफिकली एविएशन स्टॉक्स की बात करें और इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो यहाँ पे HSBC की पहली एक नोट आई है एविएशन सेक्टर के। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से ये
4-5 दिनों में काफ़ी सारे कैंसिलेशंस हो गए। उन्होंने फोर्स किया था कि कैंसिल हो जाए, वो एयर स्पेस जो वेस्ट एशिया में है उसके ऊपर से फ्लाइट नहीं जा सकते हैं, उसकी वजह से जो है कैंसिलेशंस काफ़ी सारी बढ़ गई थी। नाउ ओवरऑल ये इम्पैक्ट कैसे होता है, तो HSBC ने हाईलाइट किया है कि 20% कैपेसिटी इंटरग्लोब एविएशन के लिए, 32% कैपेसिटी स्पाइस जेट के लिए और 40+% एयर इंडिया के लिए इम्पैक्ट हो सकती है इसकी वजह से। नाउ ओवरऑल कैंसिलेशन तो बढ़ी रहे, तो वो तो डायरेक्ट लॉस तो हो ही रहा है, पर ऑयल प्राइसेस अगर उसकी अपटिक देखे इन द लास्ट 4 डेज और क्रूड के प्रभाव जो बढ़ चुके हैं वो देखे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूल कॉस्ट पे। फ्यूल एक बहुत बड़ा कॉस्ट बन जाता है एविएशन कंपनीज के लिए, तो वो इम्पैक्ट उनके कॉस्ट के ऊपर आएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है Q4 में। ना ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट आगे जाते हुए भी ध्यान रखनी पड़ेगी और कमेंट्रीज में क्या मैनेजमेंट्स बोल रहे हैं आगे जाते हुए Q4 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक डेटा जो आया था, पैसेंजर ट्रैफिक डेटा, मोतीलाल ओसवाल की एक अपडेट वहाँ पे है, स्टेबल लग रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुई है 7% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुई है अराउंड 4% इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जनवरी का डेटा स्टेबल लग रहा था, पर अभी फरवरी में क्या इम्पैक्ट आएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिगो एविएशन की बात करें तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी डिक्लाइन देखी थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। उनकी मार्केट शेयर थी 63.6% वर्सेस 65.2%। तो अब क्या वापस ज़्यादा फॉल होगी, क्या है सिचुएशन फरवरी में, वो आगे जाते हुए ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपको बता दें, यूएस ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। विशेष विमानों के जरिए भारतीयों को अपनी सरजमी पर लाया जा रहा है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रयासों से वतन वापसी के इस मिशन ने हजारों चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। जेदहा, दुबई, ईरान में फंसे सैकड़ों यात्री भारत लौट रहे हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली के हवाई अड्डे पर जैसे ही ये यात्री उतरे, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। लौटे यात्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बिहार में बड़े राजनीतिक फेरबदल की तैयारी हो रही है। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। ज्यादा अपडेट के लिए पटना से हमारे साथ है संवाददाता शैलेंद्र साहिल। शैलेंद्र, बताइए क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, गतिविधि शाम से ही तेज हो गई है और खास तौर पर जब यह खबरें आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद जो प्रस्तावक हैं, जिन्हें विधायक जो होते हैं, जो प्रस्तावक बनते हैं, जिन्हें दस्तखत करना है, उन लोगों को भी बुलाया गया है, उन लोगों से भी दस्तखत कराया गया है। इस एक और जो विजय चौधरी हैं वो संजय झा के आवास पर पहुंचे हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और दूसरी ओर जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनके आवास पर संजय गांधी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले उन्होंने मुलाकात की और संजय गांधी उसके बाद उमेश कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं। दोनों का आवास आमने सामने है। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं संजय झा के आवास की, जहां पर विजय चौधरी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि ये दोनों जदयू के नीति निर्धारक नेता हैं, बड़े नेता हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी तक ये किसी जदयू के नेता ने ऑफिशियल बयान नहीं दिया और दे भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो जाती है उसके पहले कोई नेता इस पर बयान नहीं दे सकता है। और इसके लिए अधिकृत जदयू पार्टी ने अपने नेता नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कि उन्हीं का निर्णय होगा, और जब उनका निर्णय होगा उसकी जो सूचना है वो दी जाएगी और उसके बाद ही इसमें प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज देश भर में रंगों का त्योहार होली खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर जगह रंग और गुलाल से रंगे नजर आ रहे हैं। शहर और गांव दोनों जगहों पर रंगों, ढोल, नगाड़ों और गीतों के साथ होली का उत्सव मनाया गया। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, पुष्कर और जयपुर समेत कई शहरों से होली की सुंदर तस्वीरें सामने आई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।